बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। क्या करें, कहां जाएं और किससे कहें, पूरा सिस्टम ही जाम है। बारिश हुई नहीं कि सिस्टम के सारे दावों की पोल बारिश में खुल गई या ये कहीं कि धुल गई। वो भी सोचिए सिर्फ चंद घंटों की बारिश में अभी तो झमाझम बरसा नहीं है पानी, सारे दावे बह गए उसी में। और तो और दावों की बात करें तो देश की संसद से लेकर, जी हां, देश की नई संसद से लेकर यूपी की विधानसभा तक में बारिश के पानी ने आतंक मचा दिया। पानी में पानी पानी है ये दोनों, विधानसभा भी और नई संसद भी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो बाकायदा संसद में टपकते हुए पानी का वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हुए सरकार पर ही तंज कसा। सवाल ये उठता है कि आखिर बारिश के मौसम की तैयारी को लेकर जो दावे किए जाते हैं, क्या वो सिर्फ दिखावा है? क्या ऐसे दावे करने वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि जनता की मदद के लिए, जनता के आराम के लिए उन्हें जो काम सौंपे गए हैं उन्हें करने में भी कोई जिम्मेदारी होती है? थोड़ी देर पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर से भी बेसमेंट में मौत की डराने वाली खबर सामने आई। वहां भी दिल्ली की तरह बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो गई। सवाल उठता है कि आखिर ये कैसा सिस्टम है जिसके होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं होता। शायद उस सिस्टम ने यह मान लिया है कि जीना है तो अपनी जान की रक्षा स्वयं कीजिए। सिस्टम की तरफ से कोई गारंटी नहीं है। आखिर पब्लिक की सुरक्षा और सुगमता के लिए ये सरकारें, ये सिस्टम कब नींद से जागेंगे? अब सवाल यह है कि आज की बहस हम क्यों कर रहे हैं, तो समझ लीजिए। आज की बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि हर बारिश में खुल जाती है सिस्टम की पोल। हर बारिश में सिस्टम की पोल खुल जाती है, चाहे वो इमारतें हों, पुल हों, सड़कें हों, एक ही बारिश में फेल हो जाती हैं। ये डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि सिस्टम की लापरवाही जनता की जान पर भारी है। ये डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि सिस्टम में बैठे लोगों की वजह से जनता तड़पती है। ये डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि सिस्टम की लापरवाही से सैकड़ों लोग मर रहे हैं। तो एक सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठोकेंगे इसी सवाल पर आज अपने पैनल्स के साथ ताल, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। अखिलेश यादव जी ने संसद में जो कहा होगा, संसद में बैठे हुए लोग उनका जवाब उन्हें दे देंगे। ऐसी चीज बनानी होती है तो ये देश का गौरव है। अब पानी टपका है, ये संसद में पानी नहीं टपका। हम कहां तक से सीरियस हैं? उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई, विधान परिषद की कार्रवाई बहुत सुचारू रूप से चल रही है और बहुत अच्छे से कामकाज हो रहा है। इसलिए अब वो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली की चिंता कर। कल थोड़ी सी बारिश हुई तो पूरी दिल्ली जलमग्न, वाटर लॉक हो गई। इसका मतलब कि जो डीसिल्टिंग के बारे में कहा गया, ड्रेन्स के बारे में कहा गया, कुछ नहीं किया गया। पूरा सिस्टम जाम है, ये पूरा सिस्टम फेल है लिखना ज्यादा ठीक रहता। चलिए, फेल है इसलिए नहीं लिखा क्योंकि तमाम सरकारों के प्रवक्ता हमारे साथ यहां डिबेट में मौजूद होते हैं, नाराज ना हो जाएं कहीं। प्रेम शुक्ला हमारे साथ होंगे आज भारतीय जनता पार्टी से। इसके अलावा राजीव रंजन होंगे राष्ट्रीय सचिव जेडीयू से। घनश्याम तिवारी हमारे साथ होंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। पूजा त्रिपाठी होंगी कांग्रेस से हमारे साथ। अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रहे और घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की डिबेट में। और सबसे पहला सवाल मेरा प्रेम शुक्ला आप ही से है कि जैसे बसों में लिखा होता है ना, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, अब घोषणा पत्रों में भी आपको नहीं लिखता सरकारों को यही लिखना चाहिए कि ये वादे तो हम कर रहे हैं लेकिन जनता अपने हाल की खुद जिम्मेदार है? नहीं, सरकारों का घोषणा पत्र नहीं, दलों के घोषणा पत्र संशोधन के लिए सरकारों का घोषणा पत्र नहीं होता। निश्चित तौर पर हर शहर में जो है बरसाती पानी के निकास की बेहतर व्यवस्था बनाए जाने की आवश्यकता है और ये हर शहर पर लागू है। मुंबई पर भी लागू है, दिल्ली पर भी लागू है, जयपुर पर भी लागू है, लखनऊ पर भी लागू है, चंडीगढ़ पर भी लागू है। तमाम शहरों में बरसाती पानी के निकास की समस्या जो है हम साल दर साल देखते हैं। तो इस पर हर किसी को जो है राजनीति से ऊपर उठकर देखने की आवश्यकता है कि हम जो है
बरसाती पानी के निकास के संबंध में हर वर्ष जो है मानसून के पहले तमाम शहरों के नगर अभियंताओं का, वहाँ के आयुक्तों का, वहाँ के महापौरों का इस तरह का बयान आया करता है कि हमने डिसिल्टिंग कर ली है, लेकिन हर बार जो है बरसाती पानी जमा हो जाता है। तो ये निश्चित तौर पर जनता के हित में तमाम शहरों के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार जो नेतृत्व है, उनको जो है जल भराव की समस्या के समाधान पर गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता और इन अधिकारियों पर लगाम कौन कसेगा? प्रेम शुक्ला, मान लीजिए आपकी अगर भारतीय जनता पार्टी की कहीं सरकार है, उस राज्य में इस तरीके का त्राहिमाम हो रहा है, तो जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की बनती है। निश्चित सरकारों को हाँ है ना, सरकारों को उस पर जो है ऐसे अगर किसी की भी कोताही पाई जाती है तो उन पर लगाम कसना भी हमारा दायित्व है। जिस सरकार जहां पर जिसके जो है नगर निगम है, जहां पर जिसके तहत काम कर रहे हैं, राज्य सरकारों की जो भूमिका है, उन हर किसी को जो है, कई सारे ऐसे प्राधिकरण हैं जो केंद्र के भी अधीन होते हैं, तो हर जगह पर जो है राज्य सरकारों को, नगर निगमों को, नगर पालिकाओं को निश्चित तौर पर शहर के जो सिविक सर्विसेज के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, उन जिम्मेदार अधिकारियों पर नकेल भी कसनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए और जिम्मेदारी भी ली जानी चाहिए, क्योंकि जनता को जिस तरह की परेशानियां साल दर साल आती हैं उससे निजात देना हमारा दायित्व है। ठीक है, मेरे साथ आम आदमी पार्टी से घनेंद्र भारद्वाज हैं। दिल्ली का बहुत बुरा हाल है घनेंद्र जी, आप देख ही रहे हैं। हमने सरकारी स्कूलों में भी देखा कि किस तरीके से वहाँ प्रिंसिपल और टीचर्स जो हैं बच्चों से कूड़ा उठवाते, हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी। हमने ये भी देखा कि जो यहाँ दिल्ली में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनका क्या हाल है। हमने देखा कि यहाँ ज़रा सी बारिश में खंभों में करंट आ जाता है, उससे चिपक करके लोग मर जाते हैं करंट से। हमने देखा कि यहाँ के पोखरों में बच्चे खेलने जाते हैं तो डूब करके मर जाते हैं। मैं मानता हूँ कि केजरीवाल जी की बड़ी कोशिश रही कि 380 झीलें यहाँ पर बनवाएंगे, 380 झीलों का शहर होगा ये दिल्ली, लेकिन आप लोगों ने एमसीडी को लेकर के भी यही कहते हुए रोना रोया था कि भाई एमसीडी हमारे पास नहीं है, वरना हम दिखाते। अब तो वो भी आपके पास है, तो अभी अव्यवस्था क्यों? देखिए, सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं, अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के सटे पूरा एनसीआर, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे नोएडा हो, चाहे फरीदाबाद हो, सब जगह वाटर लॉगिंग की समस्या है। और दिल्ली छोड़िए, इस टाइम तो पूरे उत्तर भारत में एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि भगवान ने वर्षा का कहर ऐसा दिल्ली को छोड़ नहीं सकते ना, देश की राजधानी है दिल्ली। छोड़िए, आपने कहा दिल्ली को कैसे छोड़ दें, वो तो देश की राजधानी है। नहीं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। दिल्ली के अंदर हमने देखा कि अभी 1200 करोड़ रुपए में नई संसद बनी है, संसद भवन की बिल्डिंग चो गई, बाहर पेपर लीक, अंदर संसद लीक, इस तरीके की लीक सरकार चल रही है। यूपी विधानसभा के अंदर पानी घुस गया, जयपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां बेसमेंट में 3 बच्चों की जान चली गई। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये पूरे देश की एक समस्या है और निश्चित तौर पर हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। दिल्ली में हमारी सरकार है, एमसीडी में हमारी सरकार है, हम जितना काम कर सकते कर रहे हैं। कल रात का वीडियो नहीं देखा होगा आपने, कल रात का वीडियो नहीं देखा आपने, फिर राजेंद्र नगर में पानी भरा था 1.5 घंटे की बरसात में, कोई नहीं था वहां एमसीडी से, कोई भी नहीं था वहां देखने के लिए। आप कह रहे हैं हम ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको मैं आपके माध्यम से 2 चीजें दिल्ली को और देश के दर्शकों को समझाना चाहता हूं, आप भी शांति से मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। दिल्ली के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना, इसको की टेक्निकलिटी को भी आपको समझना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर पहले एमसीडी में सारी पावर्स मेयर के पास होती थी, लेकिन 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी एक्ट को अमेंडमेंट करके मेयर से सारी शक्तियां लेके कमिश्नर को दे दी। अगर आज मेयर के पास पावर होती तो हम कमिश्नर को भी सस्पेंड करते, हम डीसी को भी सस्पेंड करते, हम एक्सीएन को भी सस्पेंड करते। और दूसरी तरफ जो दिल्ली की सरकार की शक्ति है वो उठा के अपने एलजी को, होम सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को दे दी। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को शासन के लिए चुना था, दिल्ली के लोगों ने किसी विनय सक्सेना को वोट नहीं दी थी, किसी एलजी को वोट नहीं दी थी, किसी होम सेक्रेटरी, किसी चीफ सेक्रेटरी को वोट नहीं दी थी। दिल्ली के लोगों ने शासन के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार चुनी थी। सरकार हम चलाएंगे, कौन होता है एलजी, कौन होता है चीफ सेक्रेटरी, कौन होता है होम सेक्रेटरी। हम चीफ सेक्रेटरी को कह रहे हैं कि सिल्ट नहीं निकाली जा रही, सिल्ट के नाम पे करप्शन हो रहा है। हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज ने वीडियो जारी करी,
पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी जो अमरासू है उनको कहा कि आपके पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सिल्ट के नाम पे करप्शन कर रहे हैं। आप चलो मैं आपको दिखाता हूं कि दिल्ली में गाद नहीं निकल रही नालों से, आपके अधिकारी झूठी रिपोर्ट बना रहे, फर्जी बिल बना रहे हैं। तब हमने कहा, तब किसी ने हमारी नहीं सुनी। एक बार नहीं 5 बार सौरभ भारद्वाज ने कैबिनेट मिनिस्टर में कहा। उस कैबिनेट मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी बैठे थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग कराएंगे। अब चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि हम थर्ड पार्टी से ऑडिट कराएंगे कि सिल्ट निकली। अरे जब मंत्री कह रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी का काम, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी का काम, एमसीडी कमिश्नर का काम मंत्रियों की बात सुनना है, ना कि मंत्रियों की बात को इग्नोर करना है। और दिल्ली में इस तरीके का हाल मचा दिया अफसरशाही ने, ब्यूरोक्रेसी ने, सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री के दबाव में, एलजी के दबाव में। अरे सरकार हमें चुनी है एमसीडी में, दिल्ली के लोगों ने हमें वोट दिया था। दिल्ली के लोगों ने किसी कमिश्नर अश्विनी कुमार को वोट नहीं दिया था। और जब कार्रवाई की बात, साहब घरेंद्र जी, अगर सीएम बाहर भी होते तो क्या कर लेते? सीएम तो अंदर है, भ्रष्टाचार के आरोप में चुना तो भ्रष्टाचार करने के लिए भी नहीं था ना दिल्ली की जनता ने आपको। देखिए, अगर आप जिस बात की केस की बात कर रहे हैं अभी वो अंडर ट्रायल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्यों जेल में डाला है? दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसलिए जेल में डाला कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में गरीब के बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर रहे थे, गरीब के बुजुर्ग के लिए अच्छे इलाज की व्यवस्था कर रहे थे, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रहे थे, दिल्ली में महिलाओं को फ्री में बस यात्रा करा रहे थे, दिल्ली में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे थे। हम ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब प्रेम शुक्ला से जरूर लूंगा। प्रेम शुक्ला जी, आपने दिल्ली सरकार का यह हाल क्यों कर दिया कि मेयर की पावर्स आपने कमिश्नर को दे दी, मुख्यमंत्री की पावर्स एलजी के पास हैं, तो करे क्या आम आदमी पार्टी? तो अब वो कह रहे हैं कि क्या होगा बताइए, ऐसे ही होगा, यही व्यवस्था होगी। ये सब भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। आपने 2 साल पहले एमसीडी के कानून में बदलाव किया, अमेंडमेंट किया। देखिए, भ्रष्टाचार करेंगे, शराब खाने खोलेंगे, जेल जाएंगे और इतने अनैतिक हैं कि महीनों जेल जाने के बाद भी त्यागपत्र नहीं दें और उसके बाद भ्रष्टाचार पर भी बात करें। गजब है भाई। नंगा आदमी सबको जो है कपड़े पहनने पर जो है, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे समाज में शिष्ट वस्त्रों में व्यवहार करना चाहिए, इस पर जो है प्रवचन दे रहे हैं भाई साहब। अब एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, ऊपर से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो शिक्षा दे रहे थे अच्छी, तो मैंने शिक्षा का पावर दिया हुआ है आपको, और आपको जो है सफाई का पावर नहीं दिया हुआ है। आप जब एमसीडी का चुनाव लड़ रहे थे तब आपको यह पता नहीं था कि ये जो कचरा जमा होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3000 टन कचरा आप जो है प्रोसेस नहीं कर रहे, और आपने तो कहा था ना कि हमको जो बस एमसीडी दे दो हम कचरा साफ कर देंगे, एमसीडी दे दो हम पानी की समस्या समाप्त कर देंगे, एमसीडी दे दो यहां पानी नहीं भरेगा, एमसीडी। अरे आपने एमसीडी दे दिया आपको, तब आपने कानून नहीं पढ़ा था क्या कि एलजी के पास पावर है, कमिश्नर के पास पावर है, कि मेयर के पास पावर है? मैंने झूठे बोलोगे सुबह शाम उठते बैठते, ये नहीं होता। जिम्मेदारी लीजिए। सौरभ भारद्वाज जो है वीडियो बनाने के लिए मंत्री नहीं है और वीडियो बनाने के लिए मंत्री है, तो त्याग पत्र देते और वीडियो बनाए। वो त्याग पत्र भाई बनाएंगे शीश महल अपने लिए, गरीब आदमी के लिए झोपड़े से पानी निकालने की व्यवस्था नहीं करेंगे और कहेंगे कि हमारे पास कोई पावर नहीं है। एलजी के पास सारा पावर, तो शीश महल कैसे बनवा लिया? एलजी के पास सारा पावर है तो शराब घोटाला कैसे कर लिया? एलजी के पास सारा पावर है तो पाठशाला में घोटाला कैसे कर लिया? एलजी के पास सारा पावर है तो मोहल्ला क्लिनिक में कैसे घोटाला कर लिया? घोटाला करने के लिए सारा पावर है, लेकिन कोई जिम्मेदारी की बात हो तो कोई पावर नहीं है। गजब का दोहरा मानदंड है भाई। ठीक है, मैं प्रेम शुक्ला आपसे ये भी पूछूंगा कि यूपी की विधानसभा में पानी कैसे भर गया, लेकिन उससे पहले घनेंद्र जी का हम जवाब ले लेते हैं। घनेंद्र जी। अनुराग जी, मेरा फिर वही सवाल है कि 1200 करोड़ की लागत से पार्लियामेंट बनी, अभी पार्लियामेंट को खुले हुए 1 महीना नहीं हुआ, पार्लियामेंट की छत हो गई। उस पार्लियामेंट की छत बनाने में, उस पार्लियामेंट को बनाने में जो करप्शन हुआ है उसकी जांच कौन करेगा? क्या ईडी जाएगी होम मिनिस्टर के घर में? कोई ईडी जाएगी प्राइम मिनिस्टर के घर में पता करने कि 1200 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया तुमने? और घनश्याम तिवारी जी को भी एक साथ पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा। संसद में पानी के टपकने के मामले में ये लोकसभा सचिवालय की सफाई आई है, मुझे लगता है आप लोगों के पास भी पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची है तो मैं बता देता हूं। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कुछ सांसदों के आरोप का जवाब दिया गया है। ग्रीन पार्लियामेंट की संकल्पना के अनुसरण में लॉबी सहित भवन के कई हिस्सों में ग्लास डोम्स लगाए गए हैं ताकि संसद के दैनिक कामकाज में प्रचुर प्राकृतिक रोशनी का उपयोग किया जा सके। बुधवार को भारी बारिश के दौरान बिल्डिंग की लॉबी के ऊपर ग्लास डोम्स को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एडहेसिव थोड़ा हट गया, जिससे लॉबी में पानी का मामूली रिसाव हो गया। हालांकि समस्या का समय
समय पर पता चल गया और तुरंत आवश्यक उपाय किए गए। इसके बाद पानी का कोई रिसाव नहीं देखा गया। तो ये संसद नहीं टपक रही थी। अब मैं दो सवाल पूछ रहा हूं। क्या इस संसद में जो चोई है, 1200 करोड़ रुपए की लागत से संसद बनी है, कोई जांच बैठेगी, कोई एंटी करप्शन ब्यूरो जाएगा, कोई ईडी जाएगी, कोई सीबीआई जाएगी, नहीं जाएगी? यूपी के अंदर विधानसभा के अंदर पानी घुसा है, कोई जांच होगी नहीं होगी कि कैसे पानी घुस गया? अच्छा, एडेसिव थोड़ा सा हट गया था, डोम्स का एडेसिव हट गया था, जिसकी वजह से रिसाव हुआ। अब इस थोड़े से रिसाव की वजह से क्या आप इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि राजेंद्र नगर में पानी भरा, 3 यूपीएससी एस्पिरेंट मारे गए, तो आप उसको जस्टिफाई कर देंगे घनेंद्र जी? मैं कह रहा हूं, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं किसी को जस्टिफाई करने नहीं बैठा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो मापदंड अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए तय करते हैं, क्या वो मापदंड इनके लिए भी उपयोग में होंगे नहीं होंगे? जयपुर में अगर बेसमेंट में 3 बच्चे मर गए पानी जाने से, जल भराव होने से, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदारी लेंगे? क्या ये भवनलाल शर्मा का इस्तीफा मांगेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री? ठीक है, मैं पूछता हूं आपके सवाल का जवाब। मैं प्रेम शुक्ला आता हूं, घनश्याम तिवारी जी का रुख करूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं घनेंद्र जी आपके पास भी आता हूं। प्रेम शुक्ला से आपका सवाल भी पूछूंगा, मैं पूछूंगा। आज प्रेम शुक्ला बच नहीं पाएंगे, आज प्रेम शुक्ला घिर गए हैं, बच नहीं पाएंगे बच नहीं पाएंगे। चलिए, मैं घनश्याम तिवारी जी का रुख कर लेता हूं। घनश्याम तिवारी जी, ट्वीट तो बेकार हो गया, ट्वीट तो बेकार हो गया अखिलेश यादव का, क्योंकि उन्होंने टपकता हुआ पानी दिखाया था, वीडियो शेयर किया था, लेकिन अब लोकसभा सचिवालय की सफाई आ गई उस पर कि वो एडेसिव हट गया था वहां से, जो डोम्स लगे हुए थे वहां से, तो उसकी वजह से मामूली रिसाव था। नमस्कार अनुराग जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, जो सरकार लगातार फर्जीवाड़े के आरोप से घिरी हुई हो, चंदा लो धंधा लो के भ्रष्टाचार में घिरी हुई हो, जिसका एक मंत्री अपनी काबिलियत के आधार पर नाम नहीं कमा पा रहा हो, वो सरकार देश को इसी तरीके से टूटता फूटता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर ही दे सकती है। पिछले 10 साल से मोदी सरकार एक ही बात कह रही है देश के युवाओं को, युवतियों को, कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उससे देश में रोजगार पैदा होगा। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इंश्योरेंस दे रहे हैं, कह रहे हैं मुद्रा लोन दिया, किसी को मिलता नहीं है, और कह रहे हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जिससे रोजगार पैदा होगा। हर रोज देश में ट्रेन हादसे देखने को मिलते हैं, रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देते। एग्जाम का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देख लिया, पेपर लीक होता है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते। अब जिस तरीके से एयरपोर्ट कोलैप्स की घटनाएं आ रही है, मैं नहीं कह रहा, फ्रेंच लीडिंग प्रेस है, उसने छापा है, इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर कोलैप्सिंग वन आफ्टर द अनदर। कितनी दुख की बात है। फ्रांस जो कि भारत का एक बड़ा व्यापारिक और डिफेंस पार्टनर है, उसका लीडिंग प्रेस दुनिया को क्या बता रहा है कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक के बाद एक कोलैप्स कर रहा है। क्या कोलैप्स कर रहा है? जबलपुर का एयरपोर्ट। अच्छा, लेकिन घनश्याम तिवारी जी, उस लीडिंग प्रेस को यह भी तो पता होगा कि ये जो सिस्टम है ये मौजूदा सरकार ने बनाया हो ना बनाया हो, लेकिन ये इसलिए कोलैप्स कर रहा है क्योंकि बहुत समय से इसका रखरखाव नहीं हुआ होगा। अच्छा, तो राजकोट का जो कोलैप्स हुआ, बहुत समय से रखरखाव नहीं हुआ। प्रगति मैदान का टनल, देखिए, हमें एक बात स्पष्ट है, ये जो जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं सबके आगे मोदी जी की फोटो है, अनुराग मुस्कान जी की फोटो नहीं है। जी, अगर आप हर ट्रेन की झंडी के आगे अपनी फोटो लगाएंगे या स्टेशन पे कहेंगे कि मेरे साथ सेल्फी खिंचाओ, जिसमें सैकड़ों करोड़ खर्च होंगे, ट्रेन टाइम पे नहीं चलेंगी, ट्रेन एक्सीडेंट होगा, जो ट्रेन के अंदर सुविधाएं हैं वो नहीं होंगी, लोग जो स्लीपर में चल रहे हैं उनको स्लीपर की सुविधा ना मिले, जो एसी में चल रहे हैं उनको एसी की सुविधा ना मिले। आप केवल पीआर कर रहे हैं। इस सरकार में योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक न किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर की समझ है, न कोई जिम्मेदारी है। पीआर की समझ सबको है। सबको जाकर के कहना है कि हम वो करेंगे जो 70 साल में नहीं किया। अभी दिल्ली की बात कर रहे थे, पिछले 20 सालों से 10 सालों से दिल्ली की सरकार इनके पास है, एमसीडी इनके पास है, एलजी के सारे पावर्स इनके पास हैं, अधिकारी इसके पास हैं, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। अगर सिर्फ आरोप के बेसिस पे जेल में डालना है तो 13,000 करोड़ का चंदा 10 साल में चंदा कमाने वाली भारतीय जनता पार्टी में किसके ऊपर आरोप नहीं है? अगर आरोप की बुनियाद पे लोगों को जेल में डालना है तो इनके कितने सांसद मंत्री तो अभी जेल में बैठे होंगे, और जिन लोगों को इन्होंने जेल से के पिंजड़े से निकाल करके सरकार बनवाई है, अजीत पवार और तरह तरह के लोग जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये जेल में होते। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है क्योंकि दिल्ली के लोगों से बदला लेना है कि वो भारतीय जनता पार्टी को राज्य में और मेयर के चुनाव में वोट नहीं देते। लेकिन जब वो बदला देश से लिया जाता है, जब हमारे एयरपोर्ट टूटते हैं, केजरीवाल जी की जमानत खारिज हुई थी, तब आपने उसका कारण पढ़ा था ना देश में, आपने चार्जशीट पढ़ी है ना घनश्याम तिवारी जी, उन पर गंभीर आरोप हैं। देखिए,
गंभीर आरोप 13,000 करोड़। अनुराग मुस्कान जी, ये जो 13,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है, मान लीजिए ये 10% कमीशन है, तो कितने का कमीशन हुआ? 1,30,000 करोड़ का कमीशन हुआ। 10 साल में इन्होंने कमाया है। प्रेम शुक्ला बताएं कितना परसेंट कमीशन है? 2% है, 5%, जो भी भारतीय जनता पार्टी का रेट होगा। 13,000 करोड़ का चंदा जिस दिन अगली सरकार आएगी पूछेगी ना कि आपको वैक्सीन कंपनी ने चंदा क्यों दिया, आपको तरह तरह की भ्रष्ट कंपनियों ने चंदा क्यों दिया। ये जो चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों किसी को आप 16 लाख करोड़ माफ कीजिएगा, तो ये भ्रष्टाचार है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी इतनी दरियादिल और उदार पार्टी नहीं है जो भगवान राम के से घोटाला कर दे, जिसने अयोध्या में घोटाला किया हो, उसके अंदर कहीं भी दरियादिली नहीं है। लेकिन आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश की बदनामी हो रही है। जिस तरीके से जगह जगह हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो रहा है और प्रधानमंत्री और उनकी सरकार बिल्कुल निकम्मी दिखाई दे रही है। वो सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। दूसरे को पर दोषारोपण से नहीं होगा। जिम्मेदारी आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, इस्तीफा दीजिए या फिर बताइए कि किसको इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए भाई। दाऊद इब्राहिम गिरोह से चंदा लेने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, दाऊद इब्राहिम गिरोह से चंदा लेने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, असलम पटनी जैसे दाऊद इब्राहिम के गुर्गे को मुंबई सपा का कोषाध्यक्ष बनाने वाले लोग, कंधार विमान अपहरण कांड के अभियुक्तों की पैरवी करने वाले लोग, याकूब मेमन की शव यात्रा में जो है अल्लाह अकबर का नारा लगाकर छाती पीटने वाले लोग, ये बताएंगे कमीशन खोरी दाऊद इब्राहिम से जो ले लेते हैं। जो दाऊद इब्राहिम से चंदा लेने में जिनको शर्म नहीं आती, वो भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता पर प्रश्न उठाएंगे। इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है? आपने जो है इनकी जो दशा है कि मानसिक दिवालियेपन का इनका ये हद है कि याकूब मेमन की जो है वो मकबरा बनवाने के लिए जो है अबू हासिम उद्धव ठाकरे के यहाँ लगे हुए थे, और उद्धव ठाकरे की सरकार में जो है याकूब मेमन जैसे देशद्रोही मुंबई बमकांड के माध्यम से सैकड़ों निर्दोष मुंबईकरों की हत्या करने वाले का जो कब्र है उसको मकबरा बनाने के लिए जो खड़े हो गए, ये नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। और असलम पटनी इनका समाजवादी पार्टी का कोषाध्यक्ष था, उसको विरोधी गैंग के लोगों ने गोली इसलिए मारी क्योंकि दाऊद इब्राहिम गिरोह से वो बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के लिए चंदा वसूला करता था। अबू हासिम आजमी इनका जो आज भी महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष है, वो मुंबई बमकांड का पूर्व अभियुक्त है। और जो है दाऊद इब्राहिम गिरोह के बारे में जो लोगों ने जो उनका डोजियर बना है, उस डोजियर में जो दाऊद इब्राहिम गिरोह के साथियों की सूची है उसमें प्रमुखता से अबू हासिम आजमी का नाम है। और ये जो है लोगों को बता रहे हैं कि किसने क्या चंदा लिया, कमीशन लिया। कमीशन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया है, दाऊद के गुर्गों के इशारे पर नाचने वाली सपा है भाई। आप देशद्रोहियों तक से चंदा लेने में आपको शर्म नहीं आती, आपकी ये दशा है। दूसरा, आपने लखनऊ के बारे में प्रश्न पूछा, निश्चित तौर पर नगर निगम में के लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी का शासनकाल था 2014 2 सितंबर की। आपको बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो है पूरा लखनऊ में जो है हजरतगंज डूबा हुआ था, लाल बाग डूबा हुआ था, महानगर डूबा हुआ था, इंदिरा नगर डूबा हुआ था, डालीगंज, निशादगंज, अलीगंज, आलमबाग, सरोजनी नगर, ऐशबाग, हिंडोला, रकाबगंज, ये सारा जो है इनके यहाँ डूबा पड़ा था। और उसमें जो है अखिलेश यादव, आपको नहीं बता रहा ना, हम तो कह रहे हैं, हम तो जिम्मेदारी ले रहे हैं और जो जिम्मेदार लोग उनके खिलाफ कार्रवाई का हमारा सुनिश्चय है। लेकिन इनकी जो दशा है, जो हर जगह बातें करते हैं, इनकी दशा है गोमती रिवर फ्रंट में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, इनका अधिकारी जेल गया कि नहीं गया, बताएं जरा। और लंदन में किसका घर बना हुआ है? हजरत गोमती रिवर फ्रंट के भ्रष्टाचार से लंदन का जो है वैकेशन होम किसका बना हुआ है, जरा बता दे। वो उसका यहाँ के जल जमाव से क्या लेना देना? प्रेम शुक्ला जी उसके जल जमाव से लेना देना भाई साहब। रिवर फ्रंट, हाँ अच्छा प्रश्न है आपका। गोमती रिवर फ्रंट के भ्रष्टाचार के कारण गोमती नदी लखनऊ के बीचों बीच जाती है, और जब गोमती नदी में जो है रिवर फ्रंट में भ्रष्टाचार होगा तो उस जल का असर जो है गोमती नगर पे नहीं पड़ेगा, आपको लग रहा है? उसे घनश्याम तिवारी जवाब दीजिए, फिर मैं पूजा त्रिपाठी जी का रुख करता हूं। ऐसा आपका मानना है? देखिए, मैंने ध्यान से आता हूं गरेन जी, आपके पास भी आपके दर्शक देख रहे होंगे। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने 13,000 करोड़ का चंदा लिया, ये तो फैक्ट है, कोई भी गूगल कर सकता है। अगर ये कमीशन था तो इसका मतलब अगर 10% का रेट, प्रेम शुक्ला जी ने मना नहीं किया 10% के रेट पे, 1 रुपया कमीशन नहीं लिया गया, करोड़ का घोटाला हुआ।
मैं आपके बीच में नहीं बोला नहीं, आपके बीच में बोला नहीं, आप बीच में मत बोलिए। आपने तरह तरह की उलझुल बातें बोली, तरह तरह की उलझुल बातें बोली। मैंने जो कहा दूसरी बात मैंने कहा, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दूसरी बात मुंबई के करस्पॉन्डेंट से मेरी जितनी बातें हैं उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। बोलिए, बीच में बोलिए। ठीक है प्रेम जी, ठीक है, बीच में बोलिए। मैं उल जलूल शब्द का प्रयोग किया। उल जलूल आपने आपत्ति जता दी, आपने आपत्ति जता दी। आप घनश्याम तिवारी जी को बोलने देते। बोलिए घनश्याम जी। मैं आपके दर्शकों को चैलेंज करता हूं कि अगर प्रेम शुक्ला की एक भी बात सही है कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी किसी आतंकवादी 100% सही है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वरना ये राजनीति छोड़ दें। इस तरह के लोग फेक न्यूज जनता पार्टी के चट्टे बट्टे बीच में चिल्लाइए मत, बीच में चिल्लाइए मत, बीच में चिल्लाइए मत, बीच में चिल्लाइए मत। रोना धोना मत कीजिए, रोना धोना मत कीजिए, रोना धोना मत करो, रोना धोना मत करो, रोना धोना मत करो प्रेम शुक्ला, रोना धोना मत करो। अनुराग ये रोना धोना करते हैं हर डिबेट में ये आदमी आकर के रोना धोना मचाता है। ठीक है, हर डिबेट में रोना धोना मचाता है। हर डिबेट में ये आदमी रोना धोना मचाता है। मुझे अपनी बात करें, हर डिबेट में ये आदमी रोना धोना मचाता है। हर डिबेट में ये आदमी ऐसे रोता धोता रहता है। ठीक है, इसके पास कोई फैसला नहीं है। ये देखिए, रोना धोना नहीं कर रहे हो, देखिए रोना धोना मत कीजिए। रोना धोना भाई, ये आदमी हर डिबेट में आप पूछिए कि एयरपोर्ट क्यों गिर रहे हैं, रोना धोना मचाएगा। आप पूछिए कि ये 13,000 करोड़ का चंदा क्यों किया, रोना धोना मचाएगा। आप बोलिए कि ट्रेन हादसे क्यों हो रहे हैं, रोना धोना मचाएगा। आप पूछिए कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, भाई सम्मानजनक शब्द मचाएगा। मतलब ये आएगा कि आकर के रोना धोना मचा सके। ये रुदालीपन छोड़ दीजिए। आप सरकार में हैं, सरकार के लोग ऐसे रोते हुए दिखाई नहीं देते। संसद में आप लोग रो रहे हैं, प्रधानमंत्री रो रहे हैं, उनका प्रवक्ता आकर के रो रहा है। ऐसे रोना धोना मत करो भाई, बात सुनो, रोना धोना मत करो। ये देखिए, प्रधानमंत्री संसद के सामने रोएंगे, टीवी मीडिया पे रोएंगे, संसद में इनके सांसद रुआ से रहेंगे, यहाँ पे प्रवक्ता रोएंगे। डिबेट में एक महिला भी है, उनका भी सम्मान रखिए। डिबेट में एक महिला भी है, उनका भी सम्मान रखिए। पूजा त्रिपाठी जी का मैं रुख किए लेता हूँ। बहस है इस तरह का, ये बहस है, इस तरह का रोना धोना मत मचाओ। चलिए, मैं पूजा त्रिपाठी जी का रुख किए लेता हूं। पूजा त्रिपाठी जी, मैं केंद्र की बात तो नहीं कर सकता, केंद्र की मैं गारंटी नहीं ले सकता, केंद्र का मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ दिल्ली की बात मैं कर सकता हूं, क्योंकि दिल्ली मेरा आना जाना रहता है और दिल्ली के लोगों से मैं बातचीत करता रहता हूं। वो बड़ा याद कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार को, कह रहे कि इस मौजूदा सरकार से अच्छी तो कांग्रेस की सरकार थी, कम से कम इतनी दिक्कतें नहीं होती थी जितनी आज की तारीख में होती है। अनुराग जी, आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, आपको केंद्र की भी बात करनी चाहिए। और जहां तक ये जल भराव का समस्या है, यह तस्वीर आज बहुत वायरल हो रही है, बहुत ही संस्कारी माहौल है, बारिश से बाल्टी तक पहुंच गए हैं। तो आपने अभी जो संसद के स्पीकर का प्रेस रिलीज हमें पढ़कर सुनाया, इसमें एडहेसिव जादुई तरीके से 1 साल में ही हट गया। तो प्रधानमंत्री ने नरेगा को, मुझे याद है, सदन में खड़े होकर यूपीए सरकार की विफलताओं का स्मारक कहा था। तो क्या नया सदन जो प्रधानमंत्री जी के 1200 करोड़ का लार्जर देन लाइफ इमेज को केटर करने के लिए जो तैयार किया था, खूब चौचक, खूब भयंकर इनॉग्रेशन हुआ था, स्पेशल सेशन बुलाया गया था, 1 साल के अंदर अगर उसमें दरारें पड़ रही हैं, बाल्टी की इमेज पूरे इंटरनेट पे वायरल है, वो कुछ भी कहें, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कहें, सवाल तो यही है कि यह सदन में नहीं सिस्टम में छेद हो गया है। जिस तरीके से, चाहे दिल्ली में हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हो, चाहे कहीं पर हो, दिल्ली जिस तरीके 3 बच्चों की मौत हो जाती है डूबने से, उनके पोस्टमार्टम में आता है कि उनकी नाले का पानी भरने से उनकी मौत हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है, चाहे वो मैं फिर से कहूंगी, सदन में 1200 करोड़ लेके जितने धूमधाम से आप कह सकते हैं रख रखाव में हुआ, तो राजकोट क्यों हो रहा है? अडानी को दिए गए सारे एयरपोर्ट आज स्विमिंग पूल बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा एवं प्रेस क्लब की फोटोज तो हम सबके सामने 3 ही बार की। तो जिस तरीके से और ये पूरी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे अपनी बड़ी पीठ थपथपाती है कि देखिए हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हमने इंडिया को ये बना दिया, हमने विश्व गुरु बना दिया। एक बारिश में जब यह दरारें हो रही है, तो सिर्फ इनके जनादेश में 2024 में दरारें नहीं हुई, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बड़ा क्लेम है उसमें भी दरारें दिख रही हैं। तो आपसे मैं चाहूंगी कि आप केंद्र से भी सवाल पूछिए, क्योंकि यह वाजिब सवाल है। एक दरार भी नहीं आनी चाहिए थी अगर आपने इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बनाया था। और दिल्ली में जनता तो याद करेगी, क्योंकि दिल्ली का जो हाल होगा, ये एमसीडी वर्सेस आपकी खींचातानी के बीच में दिल्ली का जो हाल है, कल आज सुबह पढ़ रही थी कि एक महिला गाजियाबाद में नाले में गिरकर अपने बच्चे के साथ मर जाती है, किसी बच्चे को करंट लगने से मौत हो जाती है।
हम ये बहुत ही दर्दनाक मौत है कि किसी 2-3 बच्चों के अंदर नाले का पानी घुस जाता है और उनकी पार्लियामेंट से 5 किलोमीटर दूर की, और जहां पे वो डिस्ट्रेस कॉल्स, ये बच्चों ने कहा है कि वो जब 6:40 पे डिस्ट्रेस कॉल्स करते हैं तो 9 बजे फायर सिस्टम आता है। तो मुझे लगता है कि जवाबदेही की तो कोई संस्कार ही नहीं है। आज जब रेल मंत्री सदन में खड़े होकर पिछले 21 दिनों में 13 रेल हादसे हुए, वो कहते हैं छोटी मोटी घटनाएं हैं, चुप हो जाइए, भाप आप बैठ जाइए, ये रेल मंत्री का है। तो जब जवाबदेही की, ना पेपर लीक पे जवाबदेही है, ना रेल मंत्रालय पे जवाबदेही है, ना सदन की खिसकती दीवारों पर जवाबदेही है, ना विधानसभा में जलभग्न में जवाबदेही है, तो ये तो नो अकाउंटेबिलिटी सरकार है। भाई मैं इसका जवाब राजीव रंजन से ले लेता हूं। पूजा जी, आपकी बात का जवाब। राजीव रंजन जी, नो अकाउंटेबिलिटी सरकार के आप साथी बने हुए हैं, आप बेहतर जवाब दे पाएंगे, बहुत वरिष्ठ हैं और बड़े सारगर्भित तरीके से अपनी बात को समझाते हैं। पेपर लीक से लेकर के संसद लीक तक का यह मामला है। क्या आप वाकई मानते हैं कि केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, हर जगह राज्य सरकार को ही दोष देना चाहिए? और अगर दिल्ली के मुतालिक बात करें तो कहा जाता है मैं एलजी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो जिम्मेदार तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली केंद्र सरकार ही हुई ना। अब देखिए, आपके विजुअल्स अभी संसद भवन के अगर दिखे हैं तो संसद प्रशासन का आपको स्पष्टीकरण भी मिल गया है और मुझे लगता है इसके बाद इस पर कोई सवाल नहीं खड़े होने चाहिए। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है या लखनऊ का सवाल है, विजुअल्स कुछ अन्य राज्यों के भी आपको मिल सकते हैं, इसलिए कि ये अप्रत्याशित नहीं है। मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, उसके कई इलाके बारिश के मौसम में जलमग्न होते हैं। हमारा उसकी वजह दूसरी है राजीव रंजन जी, वो तो हाई टाइड की वजह से होता है। देखिए समंदर है वहां पर, इसलिए होता है ऐसा। हाई टाइड उसकी वजह है। नहीं, मैं जो बात बोलना चाहता, देखिए हाई टाइड वहां वजह हो सकती है, बहुत सारे जगहों पर डिसिल्टिंग भी एक बड़ा सवाल है। जहां अगर समय पर निकासी के बेहतर इंतजाम किए जाएंगे, वहां लंबे समय तक जल जमाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए बुनियादी सवाल क्या है, हर सवाल को सत्ता बना विपक्ष बनाने से ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। और जो भी भ्रष्ट या अकर्मण्य अधिकारी हैं, वो इस द्वंद्व का बराबर फायदा उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पहले कांग्रेस की जहां भी सरकारें हैं वहां के ऐसे विजुअल्स नहीं मिलते हैं। ये आप पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, या ये हमारा ये मानना है कि जिस समय ये आधारभूत संरचनाएं बनी हैं, मैं विशेषकर जल जमाव को लेकर मैं कहता हूं, बिल्कुल निसंदेह आबादी का जो आने वाले वर्षों में जो दबाव बढ़ सकता है, उसका बहुत ही बेहतर तरीके का आकलन नहीं है और एक अनियोजित विकास शहरों का हुआ है। मास्टर प्लान, लेकिन 10 साल से सरकार आपकी है राजीव रंजन जी, 10 साल से सरकार आपकी है, उसका रखरखाव, उसका रोड मैप कौन तैयार करेगा, उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कौन करेगा जो अव्यवस्थाओं के तहत पाई जाती है, तो काम आपका है। 10 साल से ऊपर आपकी सरकार है। देखिए, मैं सत्ता बनाम विपक्ष इस सवाल को नहीं करना चाहता हूं। मैं कांग्रेस के लिए भी असुविधाजनक सवाल खड़े कर सकता हूं और आप पार्टी के लिए भी खड़े कर सकता हूं, लेकिन ये तू मैं में कई बार जो बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है वो अनुत्तरित रह जाते हैं। इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज किसी को नहीं होना चाहिए कि कई एजेंसी जो उनके बीच बेहतर समन्वय नहीं होना, जो अधिकारियों के समय समय पर स्थानांतरण होते हैं और कई बार अधिकारियों की अकर्मण्यता, राजनीतिक दलों पर भी के साथ भी जो उनके संबंध होते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो जो परिणाम दे सकते थे वो नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत ही ईमानदारी के साथ स्वीकार करने की जरूरत है कि ये बारिश के मौसम में होता है और उस समय आप अगर कोई फौरी तौर पर किसी रणनीति पर काम करेंगे, उससे बहुत ही बेहतर नतीजे नहीं मिलेंगे। ये अनवरत अगर एक वर्ष के 365 दिन है और 100 दिन कम से कम बारिश के मौसम का सामना करना पड़ता है, तो इसको लेकर के जो कार्रवाइयां हैं, इसके साथ कोचिंग को लेकर के तमाम शहरों में जिस तरह से गाइडलाइंस का उपयोग नहीं हो पा रहा है, ये दिल्ली का सवाल नहीं है। आज जब दिल्ली की घटना घटी, 3 ऐसे होनहार छात्रों की कुर्बानियां हुई जो कल बड़े अफसर हो सकते थे, बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पूरे देश का तंत्र जागा है,
मुझे लगता है कुर्बानियों की जरूरत नहीं है, समय समय पर मॉनिटरिंग हो। और आप शहरों में, जैसे हमारे यहाँ पटना में जिलाधिकारी ने कोचिंग संचालकों को कहा कि कोचिंग नगर बनाया जाए, तो आपकी राय क्या है? 1 महीने के अंदर सब ठीक कीजिए और साथ साथ एक अस्थायित्व की दृष्टि से एक वैकल्पिक प्रबंधन की तरफ भी बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कुछ बेहतर तरीके से सोचने की जरूरत है। ये मैं यही तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या वो एक जी। हाँ बोलिए अनुराग जी। मैं 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। बोलिए। आपका क्रम एकदम आखिर में होता है, मैं 30 सेकंड में खत्म करता हूँ, चूंकि आपने जनता दल यूनाइटेड का स्थान निर्धारित कर दिया है। नहीं, ऐसा कोई आखिर में ऐसा कुछ नहीं के पहले बात मैं आपके पास दोबारा भी आ जाऊंगा, बहुत समय भी अनुराग जी बोलिए। देखिए, एक बात अनुराग जी बहुत साफ है, इस सवाल पर मैं घनश्याम तिवारी जी को भी सुनता हूं कई बार। क्या लगता है ना, आप एक बार किसान आंदोलन से लेकर मजदूर परेशान, अरे ये हर दिन होता है, इस पर तो आप हर दिन बात करते हैं। कभी एक एक्सपर्ट की तरह कुछ उपयोगी सुझाव भी आप लोग दीजिए ना। अगर एक चैनल जिसको पूरी दुनिया देखती है, जी न्यूज़ को पूरी दुनिया देखती है, यहाँ आइए केवल सरकार को कोसना और हम आपको कोसें, तो फिर ये जल जमाव भी समय पर खत्म हो जाएगा। फिर अगली बार नए बहाने हम ढूंढेंगे। ऐसे समाधान अनुराग मुस्कान जी नहीं होता। और आपको पैनलिस्ट को विषय पर केंद्रित होने के लिए स्पष्ट तौर पर उनसे आग्रह करना चाहिए। जी, मैं करता हूं, लेकिन सभी का सम्मान भी करता हूं, तो मैं छूट भी देना मेरी मजबूरी है कि आप जो चाहें वो बोल सकते हैं, भले वो हमारे विषय को के अनुरूप हो। मैं कोशिश यही करता हूं कि सब विषय के अनुरूप बोले। अनंत विजय जी का मैं रुख करता हूं। अनंत विजय जी, अकर्मण्यता किसी की भी हो, सरकारें उससे बच नहीं सकती, क्योंकि अल्टीमेटली अकर्मण्यता सरकारों की, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे वो केंद्र सरकार हो। सवाल ये उठता है कि जब कोई नेताजी जो हैं वो बारिश में फंस जाते हैं, जल जमाव में फंस जाते हैं, तो उनके 4 बॉडीगार्ड, उनके अर्दली, उनके सेवक उन्हें गोदी में उठा करके ले जाते हैं घर से गाड़ी में, और गाड़ी से घर में रख देते हैं। लेकिन कहीं मैं और आप फंस जाएं तो हमें फिर कमर तक और घुटनों तक पानी में ही निकलना पड़ता है। ऐसे में कहां मेन होल खुला है, कहां खंबे में करंट आ रहा है, ये हम लोग नहीं कह सकते। तो मतलब भगवान भरोसे हम लोग चलते हैं। ऐसे में आप किसे जिम्मेदार मानते हैं और इसका क्या हल होना चाहिए? मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं इसके पहले राजीव जी को बता दूं कि सर, जगह तो मेरी तय है सबसे आखिर में। आप तो अभी सेकंड लास्ट हैं, तो इसीलिए आप निश्चिंत रहिए कि जब भी पैनल में पत्रकार होगा आखिर में वही बोलेगा। भाई, कॉन्क्लूसिव कमेंट तो मैं पत्रकार से लूंगा। नहीं, आप वरिष्ठ पत्रकार अभी मैं चर्चा सुन रहा था, राजीव जी ने बहुत संवेदनशील बातें की। उसके पहले मैंने सोचा था कि एक शेर सुनाऊंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला लुटा क्यों है। मैं घनश्याम तिवारी से, घनेंद्र भारद्वाज से, पूजा त्रिपाठी जी और प्रेम शुक्ला जी सबसे जानना चाहता हूं कि ये स्थिति दरअसल क्यों हो गई और आप सब लोग एक साथ मिलकर इसका समाधान क्यों नहीं ढूंढते हैं। तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद, इसी के चक्कर में क्यों पड़े रहते हैं आप सब लोग। आप सब लोग एक कंसेंसस क्यों नहीं बनाते इन मुद्दों पर। आप लोगों को यही लगता है कि एलजी ऐसा कर देगा, डिसिल्टिंग करा देगा, वो चीफ मिनिस्टर करा देगा, वो एमसीडी करा देगा। और सही कहा राजीव जी ने कि इसका फायदा अफसर उठाते हैं। तीन युवकों की सपनों की मौत हुई है, 3 युवकों की हत्या हुई है दिल्ली में, और उसके बाद आप लोग एलजी को, और उसको 3 दिन लग गए मंत्री को वहां पहुंचने में। ये संवेदनशीलता का स्तर है। आज जयपुर में मर गए 3 बच्चे, ये संवेदनशीलता का स्तर है, और आप लोग एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं। मुझे तो इस देश का नागरिक होने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि किस प्रकार के जनप्रतिनिधि चुने हैं हमने, जो समस्या के समाधान पर बात करने की बजाय एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं। कोई फ्रांस चला जा रहा है, कोई लंदन चला जा रहा है, कोई कहीं चला जा रहा है। अरे आप कहो कि हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे, हम सब मिलकर इसको सहयोग करेंगे। बात बहुत अच्छी प्रेम शुक्ला जी ने शुरू की, लेकिन बाद में भटकते चली गई। घनेंद्र जी ने ऐसा मोड़ा बहस को कि वो तू मैं पे चली गई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो समस्या है, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को इनहेंस
एनहांस करने की आवश्यकता है। और वो दिल्ली के आप देख लीजिए, दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए, क्योंकि ये राजधानी है और फ्रांस और जापान जहां के अखबारों में छपता होगा, दिल्ली की खबरें छपती होगी। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में डीसिल्टिंग एक जमाना था जब हम लोग देखते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जब 90 के दशक में होता था तो डीसिल्टिंग दिखते थे, ऊपर से वो गाद निकाल के सड़क पे रखी जाती थी, अलग मसला था। तब ये होता था बारिश में घुल के फिर वहीं चला जाता था, क्योंकि उस समय उठा के नहीं फेंका जाता था उसको। लेकिन अब तो वो भी बंद हो गया, कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। अनुराग जी, कल 600 मीटर चलने में मुझे 4.5 घंटे लगे हैं, 4.5 घंटे जी। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे प्रयागराज जाना था, ट्रेन छूट गई। लेकिन ये है कि एलजी कर देगा, वो कह देगा एमसीडी कर देगा। अरे भाई, एलजी और एमसीडी का मसला तो अभी 1 साल पहले सुलझाना, उसके पहले तो आप ही के पास थी, आप ही कर लेते। लखनऊ में पानी भर रहा, वहां 5 साल अखिलेश जी भी तो थे, 5 साल मायावती भी तो थी। ये ठीक है कि जो वर्तमान राजनेता हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की एक जिम्मेदारी होती है, वो सबको समझना चाहिए और सत्ता पक्ष को भी ये समझना चाहिए कि बजाय राजनीति करने के इस तरह की आपदाओं को झेलने के लिए एक ऐसा ब्लूप्रिंट बने जिस पर सब एक स्वर में बात करें। नहीं तो यही होता रहेगा, अफसर अपनी मौज काटते रहेंगे, आप लोग ऐसे लड़ते रहेंगे कि हमने इसको कह दिया, हमने उसको कह दिया, हम वहां चले गए। तो मैं आप सब लोगों से विनम्र आग्रह करता हूं कि दिल्ली और जयपुर में जो 3 लोगों की हत्या हुई है, या कल जो यहाँ पर दिल्ली में गाजीपुर के पास माँ बेटे की दुखद मौत हुई है, उसको भी मैं हत्या ही मानता हूं। उसके पहले पटेल नगर में बिजली से चिपक कर एक लड़का मर गया, वो सब हत्या है, वो सपनों की मौत है, भारत के सपनों की मौत है। उसको देखिए आप लोग। लेकिन आप घनेंद्र जी बहुत देर से कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, मैं उनको भी लाता हूं। संक्षिप्त रखिएगा तो सबको मौका मिलेगा बोलने का। संक्षिप्त रखिएगा अपनी बात। घनेंद्र जी बोलिए। देखिए अनुराग जी, मैं 2 बातों का जवाब दे रहा हूं। मैं भी ये कह रहा हूं कि ऐसी घटनाओं के लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं, इस देश में जब निर्भया वाली घटना घटी थी तो बलात्कार के लिए कड़े कानून इस देश की संसद और सरकार ने बनाए थे। लेकिन अगर इस तरीके की घटना हो रही तो मैं कह रहा हूं कि 302 के तहत सबके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोचिंग सेंटर के मालिक के ऊपर एफआईआर नहीं करी, दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर के ऊपर एफआईआर नहीं करी, अभी तक उनको अरेस्ट नहीं करा। दिल्ली पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो शक के घेरे में। दूसरी बात जो अरविंद केजरीवाल जी को लेके आपकी चर्चा में प्रेम शुक्ला जी ने कही, मैं बताता हूं, अरविंद केजरीवाल जी को एक झूठे और फर्जी केस में फंसाया गया। ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, चलिए उस केस की तो अभी बात ही नहीं हो रही, उस केस पर हम लोग चर्चा करते तो फिर आपका प्रवक्ता आता नहीं है सर। उस केस की हम चर्चा करते तो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता नहीं भेजती है, इसलिए अभी उसकी बात ही मत कीजिए आप। फिर जब इस विषय पर चर्चा हो तब आइएगा। अनुराग जी सिर्फ 10 सेकंड में और कह रहा हूं, जब ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दे दी और अभी ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपलोड भी नहीं हुआ था पोर्टल पे, इनकी ईडी हाई कोर्ट में चली गई। अरविंद केजरीवाल जी को तो सुप्रीम कोर्ट न्यायिक प्रक्रिया पर तो भरोसा रखिए, न्यायिक प्रक्रिया पर तो भरोसा रखिए। अगर जमानत अर्जी खारिज कर दी गई या जमानत पर रोक लगा दी गई तो वो भी तो ऊपरी अदालत का फैसला था। चलिए मैं पूजा त्रिपाठी जी को लेकर आता हूं। अनुराग जी अनुराग जी आखिरी बात नहीं औरों को बोल लेने दीजिए, समय कम है। पूजा त्रिपाठी जी, मैं आता हूं, मैं समय रहता आऊंगा, मैं आता हूं। पूजा जी बोलिए। मैं इस बात अनंत जी की बिल्कुल सहमत हूं कि कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी लेनी रहेगी इसकी टोपी उसके सर हटाने से। अगर कुछ मर रहा है तो देश के सपने मर रहे हैं, वो मर रहे हैं जो सड़क पर चलते हुए गड्ढे में गिरकर मर रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरी परेशानी यह है कि यहाँ इस सरकार में जवाबदेही ही तय नहीं होती। सरकार आके नहीं कहती कि 3 बच्चों के सपनों की मौत हो गई है, जयपुर में मौत हो गई है, अब हम आगे क्या कहें। जब विपक्ष सरकार को ये रेजोल्यूशन देता है कि नीट पेपर लीक मामले में एक ज्वाइंट रेजोल्यूशन बच्चों के लिए पास किया जाए तो सरकार उसे खारिज कर देती है। आज रेल मंत्री खड़े खड़े झूठ बोल देते हैं ये छोटी मोटी घटनाएं हैं। मैं कह रही हूँ जब जवाबदेही नहीं होगी तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? जवाबदेही नहीं होगी तो सॉल्यूशन कैसे आएगा? ठीक है, घनश्याम तिवारी जी। ये कहना किसी के लिए अच्छा लग सकता है, टीवी पर सुनने में अच्छा लगेगा। आपने राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में रखा हुआ है, शिक्षा मंत्री जो अच्छा काम कर रहे थे उसने जेल में रखा हुआ है,
आपके ना इतने सारे शिक्षा मंत्री केंद्र में हुए, ना राज्यों में हुए, किसी ने नाम नहीं कमाया शिक्षा के स्तर पर अच्छा काम करके। यहाँ 2 शिक्षा मंत्री का नाम नहीं कोई बता पाएगा कि जिसने भारतीय जनता पार्टी के 18 राज्यों और केंद्र में 3-4 हमने उन्हीं शिक्षा मंत्री की शिक्षा व्यवस्था में स्कूल के टीचरों को बच्चों से कूड़ा फेंकवाते दिखाया है भाई दिल्ली के स्कूलों का। तो अभी वो बरी नहीं हुए हैं, अभी वो बरी नहीं हुए हैं। तो अभी ये मत कहिए कि खामियां निकालिए, लेकिन आप भी खामियां निकाल, लेकिन आप भी अनुराग उस खामी में भारतीय जनता पार्टी के एक ढंग के शिक्षा मंत्री का नाम नहीं दे पाए। यही सच है देश का। जो देश में काम करता है सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार ने कभी लोगों का सुझाव नहीं मांगा। सरकार तानाशाही तरीके से काम करती है। और अगर रेल का एक्सीडेंट होता है, यहाँ पर 4 मिलकर तरुण विजय जी बताएंगे, अनंत विजय जी बताएंगे कि हम लोग के सुझाव से रेल का एक्सीडेंट रुकेगा। सरकार ने जो संसद में वादा किया है वो पूरे देश से वादा किया है, उसे अगर पूरा करते, एंटी कॉलिशन सिस्टम होता तो नहीं होती ये घटनाएं। और अगर सरकार ने ये जिम्मेदारी ली है कि मैं मुख्यमंत्री को जेल में रख करके सारी ताकतें अपने पास रख करके दिल्ली को चलाऊंगा, तो दिल्ली के आम लोगों को सुरक्षा, जो आपको वोट नहीं देते, ठीक है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपने ली है। नहीं, जो वोट देते हैं उनकी भी और जो नहीं देते उनकी भी, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। मैं राजीव रंजन आपसे पूछना चाहता हूं, अनंत विजय जी ने एक सुझाव दिया था कि भाई विपक्ष के जो लोग सवाल उठाते हैं, सवाल उठाने के बजाय उनको एक साथ आना चाहिए सरकार के साथ, फिर जवाबदेही कौन तय करेगा? और क्या ये मान लिया जाए कि सरकार विपक्ष के सहयोग के बिना थोड़ी सी जो है वो दिव्यांग है? देखिए अनुराग जी, सबसे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, इसमें इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। बहुत ही बहुमूल्य सुझाव अनंत विजय जी ने दिया है और व्यवहारिक तौर पर कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन जब हम टीवी विमर्श में जल जमाव से हम सीधे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक जा सकते हैं और फिर पूरी पार्टी का एजेंडा सामने रखेंगे, अपोजिशन को किन किन सवालों पर घेर सकते हैं उस समय उन्हीं बातों को दोहराएंगे जो हर सवाल के जवाब में हम बोलते रहे जी, बोलते रहेंगे। तो फिर इसका एक लाइन का जवाब प्रेम शुक्ला, सिस्टम को रिवाइव करने की जरूरत है, करेगा कौन? हर किसी को करना पड़ेगा। 256 लोग जो है केरल में वायनाड में मारे गए और मारे जाने पर चर्चा करने को भी तैयार नहीं। राहुल और प्रियंका पहुंचे हुए वहां पर, जबकि अब तो सांसद कैमरा लेके अमित शाह जी ने बताया बाकायदा कि 3 दिन पहले उसकी चेतावनी दी गई थी, कोई काम नहीं हुआ। 7 कैमरा लेके पहुंचे हैं 4 दिन बाद। तो ये समाज, और एक बयान उनका नहीं है, ये सिद्ध करता है कितनी निर्ममता है राहुल गांधी में, कितनी निर्ममता है, कितनी जनता से जुड़ा ये मुद्दा है, हम लोगों से जुड़ा मुद्दा है। मैं इस मुद्दे पर दोबारा डिबेट लेकर के आऊंगा इसी पैनल के साथ। आज समय से ऊपर हम लोग जा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी पैनलिस्ट का आज की डिबेट में जुड़ने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे पर ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जी न्यूज़।